पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। शाम 6 बजे तक 64% की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दर्ज की गई। मतदान समाप्त होने के बाद लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि बम्पर वोटिंग की वजह क्या रहा। बम्पर वोटिंग के बाद किसकी सरकार बनने के चांसेस है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? आइए इन्हीं सवालों के जवाब की संभावनाएं जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 18 जिलों की 121 सीटों पर उतरे 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। गुरुवार को पहले चरण में मतदाताओं का उत्साह जबरदस्त देखने को मिला। पहले फेज की 121 सीटों पर 64.69% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो पिछले चुनाव से करीब 8.5% मतदान ज्यादा है। वोटिंग के बाद जैसा कि हर बार होता है, हर पार्टी ने बढ़ चढ़कर अपने पक्ष में दावे करने शुरू कर दिए हैं। बिहार की सियासत में इस बार के मतदान को अभूतपूर्व माना जा रहा है, क्योंकि प्रदेश के इतिहास में यह सर्वाधिक वोटिंग है। साल 2020 में पहले चरण में 56.1% वोटिंग हुई, लेकिन उस समय पहले फेज में 71 सीटों पर चुनाव हुए थे, जबकि इस बार 121 सीटों पर चुनाव हुए हैं। तो चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज की 121 सीटों पर 64.69% मतदान रहा है, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर 56% के करीब मतदान रहा था। इस लिहाज से देखें तो वोटिंग पैटर्न कहता है कि पिछले चुनाव से करीब 8.5% वोटिंग ज्यादा हुई है। इस बार चुनाव में जिस तरह से मतदान बढ़ा है, उससे सियासी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिले में सबसे ज्यादा मतदान रहा, तो पटना में सबसे कम वोटिंग हुई है। मुजफ्फरपुर में 70.96%, समस्तीपुर में 70.63%, मधेपुरा में 67.21%, वैशाली में 67.37% हुआ है। सहरसा में 66% के लगभग वोटिंग हुई, खगड़िया में भी 66%, लखीसराय में 65%, मुंगेर में 60%, सिवान में 60%, नालंदा में 58% और पटना जिले में 57.93% वोटिंग हुई है। इस तरह से बिहार के पहले चरण में 64.69% कुल मतदान रहा है। 2020 में पहले फेज में 3.70 करोड़ यानी कुल वोटर थे, जिसमें से 2 करोड़ 6 लाख ने वोट किया था, लेकिन अब की बार पहले फेज में कुल 3 करोड़ 75 लाख वोटर है, जो पिछली बार से 5 लाख अधिक है। इस बार की पहले चरण में 64.69% वोटिंग हुई। अब सियासी दल इस बढ़े हुए वोटिंग पैटर्न को अपने अपने लिहाज से मुफीद बता रहे हैं। तो बिहार में इससे पहले 1951 से 52 से 2020 तक सबसे अधिक 2000 के विधानसभा चुनाव में 62.57% वोट पड़े थे, जबकि 1951 से 52 से 2024 तक हुए लोकसभा चुनाव में बिहार में सबसे अधिक 1998 में 64.60% मतदान हुआ था, जो कि इस बार बिहार में पहले चरण की सीटों पर हुए वोटिंग ने इसे भी पछाड़ दिया है। तो बिहार का वोटिंग पैटर्न के क्या संकेत है? वोटिंग फीसदी के घटने बढ़ने का सीधा असर चुनाव के नतीजों पर भी पड़ता है। भारत के चुनावी इतिहास में आमतौर पर माना जाता है कि जब वोटिंग ज्यादा होती है तो जनता बदलाव यानी एंटी इनकम्बेंसी चाहती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। चुनाव में देखा गया है कि कई बार अधिक मतदान का मतलब सरकार के प्रति समर्थन यानी प्रो इनकम्बेंसी भी रहती है। मतलब साफ है कि वोटर्स की ये सक्रियता किस दिशा में जाएगी, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। एसआईआर के बाद पहली बार चुनाव हुए हैं। एसआईआर में तमाम वोट काटे गए हैं, तो कुछ नए वोट भी जोड़े गए हैं। इस तरह फर्जी वोटर हटाए जाने की वजह से भी वोटिंग का बढ़ने का जो कारण माना जा रहा है। लेकिन बिहार में जब जब वोटिंग बढ़ी है तो सत्ता बदलती गई है। तो बिहार में वोटिंग बढ़ने से सरकार बदल जाती है। बिहार में विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 1951 से 52 से 2020 तक केवल 3 बार ही 60% से अधिक वोटिंग हुई। 1990 में 62, 95 में 61% और अब से पहले सबसे अधिक रिकॉर्ड 2020 में
फीसदी वोट पड़े थे, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी पहले चरण में 64.69% वोटिंग रही है। ऐसे ही अगले चरण में वोटिंग हुई तो बिहार के इतिहास में यह अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। बिहार में अभी तक सबसे कम 42.60% भी और 1951 से 52 में ही वोट पड़े थे। तो आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक बिहार में जितने चुनाव हुए हैं उसके वोटिंग पैटर्न को देखते हैं तो साफ जाहिर होता है कि बिहार में जब जब मतदान में 5% से ज़्यादा इजाफा हुआ है उसका असर चुनाव पर पड़ा है। बिहार में सरकार बदल गई है। 3 बार देखा गया है कि वोटिंग बढ़ने से कैसे सत्ता पर सियासी असर पड़ा है। बिहार में 5% से अब कैसे बदल जाती है सरकार, ये भी आपको बताते हैं हम। तो बिहार में सबसे पहले 1967 के चुनाव में वोटिंग में इजाफा हुआ तो सरकार बदली। 1962 में 44.5% वोटिंग के मुकाबले 1967 में 51.5% मतदान रहा। इस तरह 7% वोटिंग ज्यादा हुई थी और कांग्रेस के हाथों से सरकार निकल गई थी। तो बिहार में पहली बार गैर कांग्रेस दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। 1967 के बाद 1980 में भी यही पैटर्न दिखा। साल 1980 में 57.3% मतदान हुआ था, जबकि 1977 के चुनाव में 50.5% वोटिंग रही थी। इस तरह 6.8% ज्यादा मतदान हुआ, जिसका नतीजा रहा कि सरकार बदल गई। जनता पार्टी को हार झेलना पड़ा और कांग्रेस वापसी कर गई। 1980 के बाद 1990 के विधानसभा चुनाव में मतदान में जबरदस्त इजाफा हुआ था। 1990 में 62% मतदान हुआ था, जबकि उससे पहले 1985 में 56.3% मतदान रहा था। इस तरह 5.8% ज्यादा मतदान की बढ़ोतरी ने बिहार की सत्ता परिवर्तन कर दिया था। तो कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा था और जनता दल ने सरकार बनाई थी। इसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन नवंबर 2005 में हुआ, जब 16% वोटिंग कम हुई थी। इस बार बिहार के पहले चरण के चुनाव में 8.5% वोटिंग ज्यादा हुई, जिसके नफा नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। तो बिहार की वोटिंग किसकी बढ़ा रही है टेंशन? बिहार के पहले चरण में मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर डिवीजन, सारण, भोजपुर बेल्ट की 121 सीटों पर चुनाव हुए हैं। बिहार में इस बार 2 चरण में चुनाव हो रहा है। पहले चरण की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जबकि बाकी 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होना है। पहले चरण में जिस तरह से मतदान में इजाफा हुआ है उसे पिछले वोटिंग पैटर्न के लिहाज से देखें तो नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के लिए सियासी टेंशन बढ़ सकती है। तो बिहार में पिछले 4 चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो 2010 के चुनाव में टर्नआउट 52.1% था, जो 2015 में 55.9% और 2020 में बढ़कर 56.1% पर पहुंच गया था। इस बार पहले चरण का वोटिंग पैटर्न देखें तो 64% मतदान हुआ है। पिछले 3 चुनाव में वोटिंग बढ़ने का लाभ देखें तो नीतीश कुमार को ही मिला है, लेकिन उसमें इजाफा 2 से 3% का ही था। इस बार 8.5% का अंतर देखा जा रहा है। तो इस बार जनता खुलकर बाहर निकली और जमकर वोटिंग की है। हालांकि मतदान का इस तरह बढ़ना लोकतंत्र की सेहत के लिए अच्छा ही कहा जा सकता है, लेकिन सवाल उठता है कि इस बार इतनी ज्यादा वोटिंग कैसे हो गई। इसके कुछ कारण भी देखें तो ये हो सकते हैं। एक तो छठ के मौके पर त्योहार मनाने के लिए बड़ी संख्या में बिहार के लोग देश भर से वापस बिहार आए हुए थे। छठ के बाद तुरंत चुनाव होने से मतदाताओं की संख्या इसलिए भी बढ़ सकती है। दूसरा है एसआईआर के अंतर्गत हुई मतदाता सूची के रिवीजन से भी कुछ प्रतिशत मतदान बढ़ा है। तो तीसरा है बिहार में आजकल सरकार बनाने में पुरुषों की बजाय महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। पिछले कुछ समय से महिलाएं चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी हैं। महिलाएं इस बार भी भारी संख्या में वोट करने के लिए निकली। ये कुछ कारण हैं जो बढ़ी हुई वोटिंग के लिए जिम्मेदार कहे जा सकते हैं। तो बहरहाल अब सवाल उठता है कि बढ़ी हुई वोट परसेंटेज किसके पक्ष में जाएगी। हर कोई अपनी ढपली अपना राग अलाप रहा है। जरा देखें तो बढ़ी हुई वोटिंग किसका राज तिलक करवा सकती है। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि महिलाओं को 10,000 रुपए देने की घोषणा इन्होंने ही की। ऐसा भी देखा गया है कि अक्सर नीतीश कुमार जो है महिलाओं के पक्ष में ही रहते हैं और महिलाएं भी नीतीश कुमार के पक्ष में हमेशा से दिखाई देती रही हैं। इसके भी कुछ कारण हैं, जैसे कि शराबबंदी की घोषणा, कानून व्यवस्था में सुधार होने से महिलाओं को ज्यादा सुरक्षा और अधिकार मिला है और अब 10,000 रुपए देने की घोषणा भी हो गई। महिलाएं इस बार भी भारी संख्या में वोट के लिए निकली। तो अगर पुराना अनुभव देखें तो महिलाओं का बड़ी संख्या में वोट के लिए आने का मतलब है कि नीतीश और एनडीए की जीत तय है। इसके अलावा अंदर खाने खबर यह भी है
कि जिस तरह कांग्रेस को कूटनीतिक तरीके से मजबूर करके मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव के नाम पर हां करवा ली गई, उससे कांग्रेस खुश नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस तेजस्वी को हराने या मुख्यमंत्री न बनने देने के लिए पूरा जोर लगा रही है। सच तो जल्दी ही सामने आएगा जब चुनाव परिणाम सामने होंगे। तो निष्कर्ष के रूप में देखें तो बिहार के पहले चरण में 64.46% की बम्पर वोटिंग से कुछ बातें निष्कर्ष के रूप में सामने आती हैं। पहला निष्कर्ष, पिछले कुछ समय से वोट चोरी को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां, खासकर कांग्रेस पार्टी काफी मुखर थी। कहा जा रहा था कि बीजेपी की सरकार जो है वोटों की चोरी करवाती है, फर्जी वोट डलवाती है और चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है। हाल ही में राहुल गांधी ने चुनावी धांधलियों के कई सबूत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे। ये भी कहा गया कि एसआईआर चुनाव में धांधली के लिए ही किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का आलम इतना जबरदस्त था कि चुनाव आयोग को भी लपेटते हुए आरोप लगाए गए कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। यहां तक कि एक बड़ी पार्टी के बहुचर्चित नेता ने मुख्य चुनाव आयुक्त को देख लेने की धमकी भी दी थी। लेकिन अब जब इतनी बम्पर वोटिंग हुई है तो सवाल उठता है कि एसआईआर पर लगाए जा रहे आरोप कहां गए। इतनी बड़ी संख्या में जो मतदान हुआ तो क्या ये एसआईआर द्वारा की गई धांधली का ही परिणाम है? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये बात भी दिगर है कि पहले चरण के चुनाव के बाद जो विपक्ष अपनी जीत के दावे कर गदगद हो रहा है, कल अगर वो जीत ना पाया तो यही विपक्ष इसे चुनावी धांधली का परिणाम बताने से भी नहीं चूकेगा, जैसा कि हम ईवीएम के मामले में देखते आए हैं। दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि पहले चरण के मतदान के बाद जो ट्रेंड देखने में आया है वो बड़ा ही विचित्र है। मौजूदा सत्ता पक्ष इतनी बड़ी संख्या में हुए मतदान को अपनी जीत बता सकता है, पर बिहार के पुराने चुनाव पर एक नजर डालें तो पता लगेगा कि 2005 में 5% और 2010 में 10% वोट प्रतिशत बढ़ा था। पर उसके साथ ही ऐसा भी देखा गया कि जब भी बिहार में वोट प्रतिशत बढ़ा है उसका परिणाम एंटी इनकम्बेंसी के रूप में देखने में आया है। अगर ये कोई पैमाना है तो इस बार की वोटिंग 64.46% हुई है। यदि ये बात उस रिवाज या ट्रेंड को कायम रखती है तो परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। तो पहले चरण से ही ये तय हो जाएगी सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है। तो पहले चरण की जिन 121 सीट पर गुरुवार को चुनाव हुए उन इलाकों में पिछली बार महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर रही थी। इन 121 सीटों में महागठबंधन 61 सीटें जीती थी तो एनडीए को 59 सीटें मिली थी। आरजेडी ने 42 सीटों पर जीत का परचम फहराया था, जबकि 32 सीटें बीजेपी ने जीती थी। जदयू को 23 सीटें मिली थी और कांग्रेस 8 सीटें जीती थी। इसके अलावा माले के 7, वीआईपी के 4, सीपीआई और सीपीएम के 2-2 सीटें जीती थी। इसके अलावा एलजेपी 1 सीट जीती थी। इस लिहाज से देखें तो महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए पहला चरण काफी अहम है। हालांकि इस बार समीकरण बदल गए हैं। 2020 में एनडीए से अलग चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा इस बार एनडीए के साथ थे, तो मुकेश सहनी इस बार महागठबंधन के साथ हैं। इस बार 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई भी दिख रही है। तो पहले चरण में आरजेडी 72 सीट पर है तो उसके सहयोगी कांग्रेस 24 और सीपीआई माले 14 सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। वीआईपी और सीपीआई 6-6 सीट पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सीपीएम 3 और आईपी गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इस तरह 6 सीटों पर महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट भी है। वहीं एनडीए की तरफ से जदयू पहले फेज में 57 सीटों पर मैदान में है तो बीजेपी 48 सीटों पर। चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास ने 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी पहले चरण की 8 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। जनसुराज पार्टी ने पहले चरण की 114 सीटों पर जो है प्रत्याशी उतारे हुए हैं, पहले फेज में है और ऐसे में देखना है कि पहले चरण की सियासी बाजी किसके नाम होती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।